वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अथरा। तो दोस्तों, जितने भी लोग यूपी दरोगा उत्तर प्रदेश दरोगा के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले कौन कौन सी बातें आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो पूरी तरीके से PDF जारी किया गया है इस एग्जाम को रिलेटेड, उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यूपी ट्रिपल एस सी की सभी बातों को देखिए जो उन्होंने PDF में मेंशन किया है। उससे पहले आप आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है पूरी तरीके से बताया है PDF में। ठीक है, अपने ऑफिशियल PDF में यूपी ट्रिपल एस सी ने, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस पूरे PDF को मैं पढ़ के बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड और इस पूरी वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जितने भी लोग यूपी 1 दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने जा रहे हैं, किसी भी जानकारी के लिए चैनल को जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये PDF ओपन किया हुआ है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश 1 दरोगा मुख्य परीक्षा का जो PDF है ये मैंने ओपन कर रखा है। और इसमें मैं आज आपको 13 नंबर का जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए मुख्य महत्वपूर्ण अनुदेश, मतलब जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस PDF में, वो 13 नंबर से स्टार्ट है, सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। अभी तक इसके पहले सभी ऑनलाइन के लिए पूरी बातें कही गई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें वो बातें कही जाती हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो आपकी चयन प्रक्रिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 13.1 कॉलम में क्या कहा गया है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। मतलब आरक्षित श्रेणी मतलब जो लोग आपके OBC के हैं जिन्हें छूट मिलता है, इन सबके साथ साथ जो लोग SC के हैं उन्हें जिन्हें छूट मिलता है, जो लोग ST के हैं जिन्हें छूट मिलता है। ठीक है, और EWS कैटेगरी वालों को, ठीक है, जो जनरल में आते हैं लेकिन EWS सर्टिफिकेट लगाते हैं, इन सभी लोगों को अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करनी है, बतानी है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तभी आपको छूट का फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला कॉलम है, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही सिर्फ मिलेगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करते हैं उन्हें बस एक छूट मिलेगी जो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इन्होंने कह रखा है। इन सबके साथ साथ अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मतलब जो बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उन्हें आरक्षण का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं आरक्षण का लाभ, और उन्हें अनारक्षित श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। अनारक्षित श्रेणी मतलब आपका UR मतलब जनरल में उन्हें काउंट किया जाएगा। ठीक है, उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो दूसरे राज्य के अगर है, यूपी के नहीं है, भले से वो SC ST में आते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें यूपी ट्रिपल एस सी ने कह रखी हैं। चलिए अगले को बात करें 13 नंबर पॉइंट 4 में। इसमें क्या रखा है कि भूतपूर्व सैनिक मतलब जो सेना में पहले काम कर चुके हैं उनको क्या करना है, जो आवेदन तिथि की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब सेवानिवृत्ति का भी पूरा तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप इस आवेदन फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि तक अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तभी आप भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे। पहली बात इन्होंने एक ही रखी है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी तक उपयुक्त श्रेणियों को लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सक्षम अधिकारी तक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या उत्तर प्रदेश के कोई किसी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो आपको श्रेणी का लाभ लेने के लिए, ठीक है, निर्गत प्रमाण पत्र ये आपको प्रस्तुत करना होगा। ये आपके ऑफिस से ही बनेगा, जिस विभाग में आप काम कर रहे थे, ठीक है, सेना में है तो आपका जहाँ पर भी रेजिमेंट आपका रहा होगा वहाँ पे आपको पूरा ये बनकर, यानी वहाँ से आपका बनेगा। इन सबके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो जिस जिले से आप खेल रहे हैं वहाँ से उनके सक्षम अधिकारी से आपको निर्गत प्रमाण पत्र मिलेगा और उसे आपको प्रस्तुत करना रहेगा। अगर आपने भी आगे सिलेक्शन के लिए रिटर्न एग्जाम के बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मांगेगा। और इन सबके साथ साथ ऑनलाइन में भी अगर कॉलम होगा तो ऑनलाइन में भी मांगा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग जैसी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री या स्वयं या उसके परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग की किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो उस व्यक्ति के पुत्र पुत्री या स्वयं हो उत्तर प्रदेश के निवासी होने की दशा में आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा। आगे कहा गया है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जैसी स्थिति हो कि श्रेणी में आने पर, ठीक है, उस व्यक्ति की पत्नी का उल्लेख है तो आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमन्य होगा। मतलब कोई महिला है, अगर वो शादीशुदा हो चुकी है, अगर वो SC ST OBC की कैटेगरी में आती है, चाहे वो SC हो ST हो या OBC, ठीक है, तो उसे अपने पति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करना है, उसे अपने पिता पक्ष की ओर से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। ठीक है, तभी उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बातें यूपी ट्रिपल एस सी ने कह रखी है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी मतलब जो भी हो उसके पिता पक्ष की ओर से होना चाहिए। ठीक है, अगला कॉलम है 13.6 में। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993
यथा संशोधित अनुक्रम में शासन 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी भूतपूर्व, इन्हीं लोगों के लिए इनको अपना अनुरूप प्रमाण पत्र जो है वो 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप होना चाहिए। ये पूरा देख लेना चाहिए, 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या रखा है, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की अभी भी सेवा में हैं, सेवारत हैं, ठीक है, लेकिन वो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, इस परीक्षा मतलब ये वैकेंसी में प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें नौकरी करना चाहते हैं, तो वे अपने सेवा योजक से अनापत्तित प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर ले। अनापत्तित प्रमाण पत्र मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस विभाग में वहाँ से ही बनता है, ठीक है, जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिष्ठ विधि से प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया और आप मेंस भी पास, मतलब मेडिकल भी पास कर ले रहे हो, इनका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो भी पास कर ले रहे हो, तो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा। जो लोग अभी सरकारी नौकरी में हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, उनके विभाग से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला कॉलम है कि राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अनुसार 2M, ये पूरा लिखा हुआ है, 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में अभी भी कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, तो ये कहा गया है, ठीक है। अगले कॉलम में कहा गया है कि अभ्यर्थी के अनर्ह के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है, आयोग फाइनल डिसीजन लेगी। अगला कॉलम है, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधित विद्यमान नियमानुसार श्रेणी में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उनके परिवार वाले हो तो, और भूतपूर्व सैनिकों के कोटे, ठीक है, के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का दावा, ठीक है, आश्रित दिव्यांग, मतलब ये पूरी तरीके से भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन के तहत रखा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कॉलम है, अगला कॉलम है कि इसमें इस कॉलम में कहा गया कि उसके पिता पक्ष की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल या उसके समक्ष परीक्षाओं के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपका लिया जाएगा वो आपका हाई स्कूल का, मतलब क्लास 10th सर्टिफिकेट से ही आपका मान्य होगा, ठीक है। क्लास 10th में अगर आपका जो प्रमाण तिथि मतलब जन्म तिथि लिखी गई है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। फाइनल वही आपका पूरी वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस तक वही जन्म तिथि आपकी मान्य होगी, आधार कार्ड और नहीं मान्य होगा, इसलिए पहले इसमें बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला कॉलम है, आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र प्रमाण पत्र उपाधि स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर आपको प्रस्तुत करना होगा, ये भी कहा गया है। परीक्षा की तिथि, समय, केंद्रों आदि के संबंध में, ठीक है, सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा के केंद्र देनी होंगे, ठीक है। परीक्षा की तिथि और केंद्र, इन सब की सूचना आपको ऑनलाइन तरीके से आयोग द्वारा दी जाएगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र भी देनी होगी, ठीक है। इन सब के साथ साथ परीक्षा केंद्र में किसी भी दिशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, उस पर पत्राचार ना करें, तो ये तो अलग से लिखा गया है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसके लिए दूरभाष नंबर दिया गया है 0522-272-0814, इस पर आप कॉल करके आप अब कोई भी अगर ऑनलाइन आवेदन करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ वेबसाइट भी UPSSC की है, ठीक है, इस पर आप मैसेज करके और UPSSC के थ्रू आप कोई भी जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इन सब के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है उसे आप देखिए। इन सब के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से जो कमजोर जो EWS के छात्र हैं के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार का स्रोत वेतन, कृषि, व्यापार सभी को मिला के आय करने वाले या पूर्व वर्षों में 8 लाख रुपए से कम है, वो आर्थिक EWS कोटे से वो 10% का आरक्षण उन्हें मिलेगा। मतलब जिनकी पारिवारिक, जब लोग आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा EWS कैंडिडेट वाले, तो सालाना इनकम जो वार्षिक है वो 8 लाख से कम बनवाइएगा, ठीक है, तभी आपको ये 10% का आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना EWS कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो और भी इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो EWS सर्टिफिकेट आपका ये हमेशा मान्य रहेगा, ठीक है। और इसे आपको बनवाना है कब से कब तक, इसे आपको बनवाना है जितने EWS कैंडिडेट हैं। अगर आरक्षण के लिए आपने आवेदन किया है तो आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब ये दरोगा वाला जो वन विभाग वाला है, इसकी अंतिम तिथि से पूरी ये पूरा बनना चाहिए, मतलब 2022 से 2023 तक का पूरा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रहना चाहिए। और इन सब के साथ साथ और जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन, ठीक है, लास्ट डेट पर ही वो कर सकेंगे, ठीक है, अंतिम तिथि तक ही आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो जितने भी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश वन दरोगा का फॉर्म भरने जा रहे हैं उन्हें ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी लगभग जितने डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।